नमस्कार। चलिए, आज हिंदी की क्लासिकल शायरी की आत्मा यानी छंद के रहस्य को समझते हैं। ये वो छिपा हुआ संगीत है जो शब्दों को कविता बनाता है और उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना देता है। ये पंक्तियां सुनते ही एक लय, एक धुन एकदम से मन में बजने लगती है ना? कभी सोचा है कि इन सीधे साधे शब्दों में ये जादुई संगीत, ये रिदम आता कहाँ से है? तो चलिए, आज इसी सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं, कविता की उस गुप्त बनावट, उस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं जिसने सदियों से हमारी सबसे महान कविताओं को जन्म दिया है। तो ये जो छिपी हुई लय है ना, इसी को कहते हैं छंद। और ये कोई नई चीज नहीं है। सोचिए, इसका सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है प्राचीन ऋग्वेद में, जो बताता है कि ये कितना पुराना और जरूरी कॉन्सेप्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो छंद ही वो चीज है जो कविता यानी पद्य को आम बातचीत यानी गद्य से अलग करती है। यही उसे एक धुन, एक मिठास और एक इमोशनल गहराई देती है। ये स्लाइड एक बड़ी दिलचस्प बात दिखाती है। देखिए, जो रोल गद्य में ग्रामर का है ना, वही रोल पद्य में छंद शास्त्र का है। ये कविता का डिसिप्लिन है, उसका अपना व्याकरण है। ठीक है, तो अब इस ब्लूप्रिंट को समझना है तो जाहिर है इसके जो जरूरी हिस्से हैं पहले उन्हें जानना होगा। सबसे पहले आता है यति। यति मतलब ठहराव। ये कविता की सांस की तरह है। ये हमें बताता है कि भाई कहाँ रुकना है, कहाँ एक पल का पॉज लेना है ताकि बात का असर हो। फिर है गति। गति यानी फ्लो, वो रफ्तार, वो बहाव जो सुनने वाले को अपने साथ ले चलता है। अगर गति ना हो तो कविता एकदम सपाट लगेगी, बेजान सी। और तुक, अरे ये तो हम सब जानते हैं, राइमिंग। यही तो वो चीज़ है जो लाइनों के आखिर में आकर एक म्यूजिकल कंप्लीटनेस का एहसास देती है, एक हार्मनी बनाती है। तो अब जब हम ये बेसिक चीज़ें समझ गए हैं तो चलिए अब चलते हैं सबसे मज़ेदार, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कविता की इन बीट्स यानी मात्राओं को गिना कैसे जाता है। अब देखिए, छंद की दुनिया में गिनती की सिर्फ 2 यूनिट्स हैं। एक है लघु, जिसकी वैल्यू है 1 मात्रा, और दूसरा है गुरु, जिसकी वैल्यू है 2 मात्रा। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि गिनती सिर्फ स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। बस यही नियम पूरे छंद शास्त्र का बेस है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल समझिए। जब भी कोई संयुक्त व्यंजन आता है, मतलब 2 व्यंजन एक साथ, तो उससे ठीक पहले वाले छोटे स्वर पर जोर पड़ता है और वो गुरु बन जाता है, यानी 2 मात्रा का। जैसे शब्द है सत्य, इसमें स को 2 मात्रा गिना जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह अनुस्वार यानी जो ऊपर बिंदी लगती है, और विसर्ग, ये दोनों भी अपने से पहले वाले छोटे स्वर को गुरु बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवाज में एक वजन डाल देते हैं। तो अब जब हम मात्रा गिनना सीख गए हैं तो ये देखना भी बनता है कि छंद होते कितने तरह के हैं। इन्हें मोटे तौर पर बांटा गया है और इसका बेस ये है कि हम गिन क्या रहे हैं, मात्रा या फिर वर्ण। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं। मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गिनती होती है और यही हिंदी में सबसे कॉमन है। फिर है वर्णिक छंद, जिसमें अक्षर गिने जाते हैं। और तीसरा है मुक्त छंद, जिसमें भाई कोई नियम नहीं, एकदम फ्री। आज हम अपना पूरा फोकस रखेंगे सबसे पॉपुलर वाले यानी मात्रिक छंदों पर। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इस सारी जानकारी को एक्शन में देखते हैं और हिंदी साहित्य के कुछ सबसे फेमस छंदों को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले दोहा। इसका फॉर्मूला सिंपल है, 13 और 11। मतलब पहली और तीसरी लाइन में 13 मात्राएं और दूसरी और चौथी में 11। जैसे साधु ऐसा चाहिए, इसमें है 13 मात्राएं, और जैसा सूप सुभाए, इसमें है 11। यही बैलेंस दोहे को इतना गहरा और असरदार बनाता है। और मजे की बात देखिए, सोरठा जो है वो दोहे का ठीक उल्टा है। यहाँ फॉर्मूला पलट जाता है, 11 और 13, यानी पहली और तीसरी लाइन में 11 मात्राएं और दूसरी चौथी में 13। और अब वापस आते हैं वहीं जहां से हमने शुरू किया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये है एक चौपाई, और चौपाई का नियम क्या है? इसकी हर एक लाइन में होती हैं ठीक 16 मात्राएं। तो अब समझ आया कि वो जादू कहाँ से आ रहा था। वो लय, वो संगीत, सब इसी गणित शास्त्र में, इसी स्ट्रक्चर में छिपा था। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि छंद सिर्फ कुछ नियम नहीं है,
ये तो वो आत्मा है, वो एसेंस है जो कविता को ताकत देती है, जो उसे अमर बनाती है। और हाँ, इन मेन छंदों की मात्राएं याद रखने के लिए ये कुछ मज़ेदार ट्रिक्स भी हैं। दोहा मतलब 13-11, सोरठा बस दोहे को पलट दो, और ये वाला बढ़िया है, चौपाए 4 चौके 16 यानी चौपाए। कितना आसान है ना। भक्ति काल के दोहों से लेकर रामचरितमानस जैसे बड़े बड़े महाकाव्यों तक छंद ने ही हमारी सबसे बेहतरीन कविताओं को एक ढांचा दिया है, और इसी ढांचे की वजह से वो इतनी आसानी से याद हो जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती हैं। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि आज जब ज्यादातर कविताएं मुक्त छंद में यानी बिना किसी नियम के लिखी जा रही हैं, तो क्या छंद जैसी अनुशासित पुरानी कला से हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? कला के लिए अनुशासन कितना जरूरी है, ये सोचने वाली बात है।